नमस्कार बच्चों। आपके सिलेबस में दो पेपर है इतिहास के, एक तो आधुनिक भारत का और दूसरा है समसामयिक भारत। मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ाऊंगी। आधुनिक भारत से आप परिचित हैं, आपने बहुत कुछ इसके बारे में पहले भी पढ़ा है और इसको हम विस्तृत रूप में इस बार पढ़ेंगे। तो इस ऑनलाइन जो यूट्यूब के माध्यम से आप जो कंटेंट देखेंगे उसमें आपका हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ। मैं सुनीता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्षेत्रीय शक्तियाँ। इन शक्तियों में हम सबसे पहले लेंगे बंगाल का। तो बंगाल उस समय अति धन संपन्न था। इसकी ओर आकर्षित होना अंग्रेज़ों का स्वाभाविक था। इस समय बंगाल में मुर्शिद कुली खां, जिनका समय है 1717-29, 1717 से ही बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होने लगा, किंतु मुर्शिद ने मुग़ल साम्राज्य से संबंध बनाए रखा और नियमित रूप से मुग़ल शासक को भेंट समर्पित करता रहा। इसने राव जीवन नामक हिंदू को अपना दीवान नियुक्त किया। बच्चों ये नोट करेंगे आप नाम, राव जीवन नामक हिंदू। मुर्शिद के कार्यकाल में निम्नलिखित 3 विद्रोह हुए थे। एक पहला विद्रोह उदयनारायण, जिसमें सीताराम और गुलाम मोहम्मद थे। दूसरा सुजात खान ने किया था और तीसरा निजात खान ने। इसके समय जो सुधार और परिवर्तन हुए वो इस प्रकार थे। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया। दीवान और नाजिम के अलग अलग पदों को एकीकृत किया। प्रशासनिक व्यवस्था में हिंदुओं और मुसलमानों को समान अवसर प्रदान किया। वित्तीय व्यवस्था का पुनः और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किसानों को तकाबी प्रदान किया। भू राजस्व व्यवस्था में इसने इजरदारी प्रथा यानी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया, जिससे जमींदारों और धनी साहूकारों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। किंतु उसके इन सुधारों से बंगाल की आय बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो गई। बटी हुई जागीर भूमि को खालसा में परिवर्तित करने का प्रयास किया। ये इसके कुछ सुधार थे। और इसने इसके बाद जो नवाब बना वो था सुजाउद्दीन। इनका समय 1733 में मोहम्मद शाह रंगीला ने बंगाल को बिहार का समय इसका जो कार्यकाल है वो कुछ अल्प रहा। उसके बाद सरफराज खां, इनका जो कार्यकाल था वो 1739-40 था। मुर्शिद कुली खां ने इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बिहार के उप गवर्नर अलीवर्दी खां ने गेरिया के युद्ध में इसे परास्त किया। अलीवर्दी के साथ साथ आलमचंद व फतेहचंद ने भी विद्रोह कर दिया। फिर आता है अलीवर्दी खां। क्षेत्रीय शक्तियों में बंगाल का आप शासनकाल पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से वहाँ पर सुधार और परिवर्तन हुए। इसी कड़ी में एक है अलीवर्दी खां। इनका समय है 1740-56। दिल्ली दरबार द्वारा इसे महावत जंग की उपाधि दी गई। इसको आप नोट करेंगे। दिल्ली दरबार द्वारा इसे महावत जंग की उपाधि दी गई। इसने मुग़ल नजराने में कमी करना आरंभ किया और बंगाल को वास्तविक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अधिनिकृत था बिहार बंगाल, ये यहाँ पर बंगाल में अलीवर्दी खां जब शासक बना तो उसने क्या कर दिया, बंगाल को स्वतंत्र इकाई के रूप में घोषित कर दिया। इसने मुर्शिद कुली खां की तरह अंग्रेज़ों के
दस्तक, दुरुपयोग और उनके किलेबंदी पर रोक लगा दी। दस्तक यानी व्यापार पे, और किलेबंदी जो किले पे जहाँ उसके अवेज में वो नजराना लेते थे उस पर बंदी लगा दी। अपनी सेना के सुदृढ़ीकरण के लिए इसने पठानों का सहयोग किया। मराठों ने भास्कर को अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा, किंतु उसकी हत्या कर दी गई। क्रोध होकर राघोबा ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और वह विजयी हुआ। मुगल शासक को 2 करोड़ रुपए की पेशकश की, जिससे वह अपनी सत्ता की वैधानिकता सिद्ध कर सके। अलीवर्दी ने अंग्रेज़ों को मधुमक्खी के छत्ते के समान कहा। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अलीवर्दी खान ने कहा था, अलीवर्दी ने कहा कि अंग्रेज एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। और इसके बाद है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का रेफरेंस देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अलीवर्दी खान था उसके कोई पुत्र नहीं था, इसके 3 पुत्रियाँ थी। इन 3 पुत्रियों में से एक उसने अपने नातिन को यानी द्वितीय को नवाब घोषित किया था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला योग्य था और उसने अपने नाना की जो है उस बात को याद रखा कि हमेशा अंग्रेज़ों पे कभी भी तुम विश्वास नहीं करना। ये हमेशा हमें एक यूज़ एंड थ्रो, यानी जब इनका काम पड़ेगा तभी हमें ये प्रयोग में लेंगे, और उसके बाद ये विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम आते हैं सिराजुद्दौला पे, जिस पे प्लासी का युद्ध टिका हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इस युद्ध में एक नया निर्णायक मोड़ यहाँ पर आते हैं। अंग्रेज़ों का यहाँ पर प्रवेश हो जाता है। बंगाल शुरू से ही अति धन संपन्न प्रदेश रहा है। यहाँ व्यापार की कोई कमी नहीं थी, यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिससे अंग्रेज़ यहाँ पर आकर्षित हुए। अंग्रेज़ों ने हमेशा यही काम किया है कि फूट डालो और राज करो की नीति। और इसका हमारे यहाँ पे जो कमी थी वो ये थी कि सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसकी दूसरी पुत्री का बेटा है वो नाराज़ हो गया। आंतरिक फूट, आंतरिक कलह के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेज़ों ने उसके भाई का साथ देकर उसे गद्दी पर सिराजुद्दौला। सिराज जब नवाब बना तो उसके विरोध में उसकी मौसी घसीटी बेगम, ये नाम याद रखेंगे आप, उसकी मौसी घसीटी बेगम। मैंने आपको पहले भी रेफरेंस दिया कि अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं है। अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रियों में से एक पुत्री का पुत्र है जो है सिराजुद्दौला, उसको उसने नवाब घोषित कर दिया। तो उसकी जो दूसरी पुत्री है उसका बेटा है, उसको वो घोषित करना चाहती थी, जिससे के कारण वो सिराजुद्दौला से नाराज हो गई। सिराज ने अपनी पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण लोगों को हटा दिया और नए सिरे से ढांचे को व्यवस्थित करने लगा। उसके इस व्यवहार और घसीटी बेगम की कूटनीति से उसके विरुद्ध एक गुट तैयार हो गया। इस गुट में हम यहाँ देखते हैं, पहला गुट है मीर जाफ़र, जो है एक सेनापति के पद पर हैं सिराजुद्दौला के समय। कौमी चंद है, वो है धनी व्यापारी। जगत सेठ प्रसिद्ध बैंकर, फतेहचंद व जगत सेठ। माणिक चंद कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी, और राय दुर्लभ व खादिम खां यहाँ के कुलीन वर्ग के अधिकारी। सिराज ने शौकत जंग को मणिहारी के युद्ध में परास्त कर दिया। अंग्रेज़ों के सिराज के मतभेद के कारण हम यहाँ पर पढ़ें तो पहला तो है दस्तक का दुरुपयोग। अपने विरोधी राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों द्वारा शरण दिए जाना। फ्रांसीसियों द्वारा उसकी आज्ञा मानकर चंद्रनगर की किलेबंदी न करना, किंतु अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी का प्रयास करना। प्रारंभिक झड़प इनके बीच में हुई, जबकि सिराज ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज़ों को वहां से भागने पर विवश। कलकत्ता का नाम अलीगढ़ रख देते हैं। माणिकचंद रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को वापस कर देता है। और ऐसी परिस्थितियों में सिराज को फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। आप नोट करेंगे, अलीनगर की संधि 1757 किसके कारण?
कि माणिकचंद ने जो किला अंग्रेज़ों को नहीं देना था वो उनको वापस कर दिया, जिसके कारण उसको संधि करनी पड़ी। इस संधि में कलकत्ता की किलेबंदी उसको स्वीकार करनी पड़ी, व्यापारिक सुविधाएं उसको देनी पड़ी और क्षतिपूर्ति की रकम भी उसको देनी पड़ी। अब देखिए कि यहाँ पर दोनों तरफ से विद्रोह था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां जो उसका नाना था, उसकी चेतावनी उसको दी हुई थी कि तुम अंग्रेज़ों पर तनिक भी विश्वास न करना। वो इस बात को लेकर काफ़ी सचेत था। वो अंग्रेज़ों को कभी भी पसंद नहीं कर रहा था। उसको ये पसंद नहीं था कि अंग्रेज़ उसके आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करें, तो वह उनसे स्वतंत्र रहना चाहता था। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को पता चल गया कि सिराजुद्दौला से उसकी मौसी यानी उनके आंतरिक कलह है, इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को एक मोहरे की तरह काम में लिया। उन्होंने प्लासी का युद्ध हुआ, उस युद्ध में सिराजुद्दौला जिसने मीर जाफ़र को सेनापति का पद दिया था, अमीन चंद थे, राय दुर्लभ थे, उनको पूरी कमान दी हुई थी। ये कभी भी मन से सिराजुद्दौला के पक्ष में नहीं लड़े और अंततः अंग्रेज विजयी हो गए। सिराजुद्दौला को भागना पड़ा और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर दिया। तो हम यहाँ देखते हैं प्लासी का ये जो युद्ध है वो 23 जून 1757 का है। अंग्रेज़ अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत ऐसे अवसर की तलाश में थे और उन्होंने घसीटी बेगम गुट को समर्थन दिया। चंद था जो धनी व्यापारी था, जगत सेठ था, माणिक चंद था और राय दुर्लभ थे। तो पहले से ही निर्धारित रणनीति के तहत लगभग सभी प्रमुख अधिकारी ने युद्ध में विश्वासघात किया और एक छोटी सी झड़प के बाद सिराज को वहां से परास्त कर दिया। इस संघर्ष में सिराज के दो विश्वसनीय सेनापति मीर मदान व मोहनलाल वीरतापूर्वक लड़े। युद्ध क्षेत्र से सिराज पलायित हो गया, किंतु बाद में मीर जाफ़र के पुत्र मीरान ने उसकी हत्या कर दी। यहाँ पर सिराजुद्दौला का अंत होता है, इसमें प्लासी के युद्ध के बाद। पाणिकर ने ये युद्ध कहा है, ये युद्ध नहीं विश्वासघात था, ये सौदा मात्र था। नवीन चंद्र सेन ने कहा है, भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ था, क्योंकि अब अंग्रेज प्रवेश कर चुके थे। औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन व बंगाल में उनके हस्तक्षेप को गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुल्खरीन में वर्णित किया है। कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय ब्लैक हॉल की घटना कालकोठरी का उल्लेख केवल हॉलवेल द्वारा किया गया। उनके अनुसार एक अंधेरी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया, जिसमें मात्र 23 ही जीवित बचे। इसका एक युद्ध का प्रमुख कारण यही था कि ब्लैक हॉल की घटना है जो कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय हुई थी, जिसमें ये कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 यानी 146 अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन हिंदू इतिहासकार इसका विरोध करते हैं। केवल अंग्रेज़ों ने इसका वर्णन नहीं, 146 तो करते ही नहीं। तो इस घटना का पूर्ण विश्वसनीय हम इसको नहीं मान सकते, लेकिन इसका वर्णन इतिहास में हुआ। तो इसके कारण भी अंग्रेज सिराजुद्दौला से नाराज़ थे, वो उन पर आक्रमण करना चाहते थे। तो यहाँ देखते हैं कि सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का गवर्नर देश था और उसमें कासिम बाजार की कोठी का प्रधान जो था वो वाटसन था। अभी हम यहाँ देखते हैं कि प्लासी का युद्ध, आपने देखा प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। और उसके बाद कि क्या मुख्य कारण थे, मुख्य कारण हम यहाँ देखते हैं, एक ब्लैक होल की घटना और किलेबंदी का ना करने देना अंग्रेज़ों को, दस्तक के दुरुपयोग, ये कुछ 3-4 महत्वपूर्ण कारण थे। और इसमें
पहले से ये रणनीति तय कर ली गई थी। मीर जाफ़र ने, अमीन चंद ने, इन्होंने एक राय ले ली थी कि हम लड़ेंगे तो सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन हम लड़ेंगे भी नहीं। वो मन से सिराजुद्दौला से के पास नहीं थे, और जब सिराजुद्दौला ने कहा कि आक्रमण करो तब वो चुपचाप देखते रहे, जिसके कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। इस युद्ध को विश्वासघात का युद्ध भी कहा गया, सौदा मात्र भी कहा गया। किसी ने भारत के लिए साक्षात दुख की काली रात का आरंभ भी कहा है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्लासी के युद्ध का परिणाम। अब बंगाल के नवाब अंग्रेजों की कठपुतली मात्र बन रह गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों से सहायता ली थी। इससे अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु उन्हें नवाब द्वारा इच्छानुसार अधिकार मिल गया। अब हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब बनता है वो है मीर जाफ़र। यहाँ के राजनीतिक घटना धीरे धीरे वह भी उनसे स्वतंत्र होना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को केवल ये माना कि ये हमारे लिए एक सोने की मुर्गी है जो सोने का अंडा देगी, बस ये उन्होंने इसको यूज़ के लिए, प्रयोग के लिए केवल इसको काम में लिया। सिराजुद्दौला के मीर बख्शी मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने कठपुतली नवाब के रूप में नियुक्त किया, और उसने अंग्रेज़ों को निम्नलिखित सुविधाएँ भी प्रदान की, जैसे कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की इजाज़त दी, 24 परगना की जिम्मेदारी दी, फ्रांसीसी बस्तियां सभी अंग्रेज़ों को दी गई। और जाफ़र ने क्लाइव को निजी तौर पर 5 लाख रुपए और कलकत्ता के दक्षिण में एक जागीर प्रदान की, जिसे क्लाइव की जागीरी भी कहा जाता है। जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ भी कहा गया है। तदुपरांत जाफ़र को ये लगने लगा कि अंग्रेज केवल अपना भला चाहते हैं, वे किसी भी तरह बंगाल में के हित में नहीं हैं। जाफ़र ने डचों और फ्रांसीसियों के साथ संपर्क बढ़ाना शुरू किया। संभवतः डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को शिकस्त करने का प्रयास किया, किंतु क्लाइव के नेतृत्व में 1749 के वडोदरा के युद्ध में डचों को निर्णायक पराजय मिली। अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण वह दीवान राय दुर्लभ तथा बिहार के उपगवर्नर राम नारायण को भी दंडित नहीं कर सका। अंततः अंग्रेज़ों ने जाफ़र पर बकाया राशि लगभग 25 लाख रुपए न देने के आरोप में उसे गद्दी पे छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब मीर जाफ़र स्वतंत्र होने लगा है और मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहना चाहता था। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को गद्दी से ही हटा दिया, और किसको गद्दी पर बिठा लिया? मीर कासिम को उन्होंने गद्दी पर बिठा लिया। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में आपने पढ़ा कि किस प्रकार एक अपने मस्तिष्क में एक पिक्चर की तरह लेंगे कि किस प्रकार बंगाल है, बंगाल में अति धन संपदा है, इसकी ओर मुग़ल भी आकर्षित हुए थे, और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर दस्तक देना शुरू कर दी। किस प्रकार से जो बंगाल में शासन परिवर्तन हुआ, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन और सरफराज खां, फिर उसके बाद अलीवर्दी खां का जो शासनकाल है वो बंगाल का वास्तविक शासनकाल है। अलीवर्दी खां कभी भी अंग्रेज़ों को विश्वास नहीं करता था। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों को क्या कहा था कि अंग्रेज़ एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम। तो आप एक काम करेंगे, आप बाकी घटनाक्रम ना याद करके एक अलीवर्दी खां यानी ए ले लीजिए, फिर प्लस सिराजुद्दौला यानी एस ले लीजिए, प्लस मीर जाफ़र प्लस मीर कासिम प्लस फिर मीर जाफ़र। ये घटनाक्रम हम मीर जाफ़र का मैंने पढ़ा दिया आपको, मीर कासिम का हम कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम, इसको एक फार्मूले के तौर पे बना लीजिए, A + S + M + N। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।